आप सभी का मेरे YouTube चैनल गौतम आईएएस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में साथ में ही दोस्तों मैं आपको बताऊंगा भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षा यूपीएससी और यूपीपीसीएस प्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? तो फ्रेंड्स, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एम.एन. राय ने रखा था। एम.एन. राय दोस्तों भारत में वामपंथी आंदोलन के एक प्रखर नेता थे और इन्होंने ही भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का विचार रखा और इस संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया जाना था। तो फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग कब किया था? तो फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में अंग्रेजों के समक्ष भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन का विचार रखा था। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब? 1885 में हुई थी और इसकी जो स्थापना है वह ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंड्स, एग्जाम्स में बहुत यह आया हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो अध्यक्ष थे वह थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WBC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। वहीं पर इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष देखा जाए तो सरोजिनी नायडू थी, जिनको स्वर कोकिला कहा जाता है। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल भी हैं और सरोजिनी नायडू भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के लिए सर्वप्रथम महिला राज्यपाल के लिए नियुक्त की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सूरत अधिवेशन 1907 में नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। यह दोस्तों सूरत अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आया हुआ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बेलागवी अधिवेशन में एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था। तो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी एम.एन. राय का संबंध किस आंदोलन से है? तो फ्रेंड्स, एम.एन. राय जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग किया था, वह एक वामपंथी आंदोलन के एक प्रखर नेता थे, यानी कि इनका संबंध किससे? वामपंथी आंदोलन से था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का संविधान का जो निर्माण होगा वह वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा के द्वारा होगा। यह कथन किसने कहा था? यह जो कथन है किसने कहा था? सो फ्रेंड्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि जब भारत में संविधान का निर्माण होगा तो उसका निर्माण संविधान सभा करेगी और यह जो संविधान सभा का गठन होगा उसमें वयस्क मताधिकार के द्वारा चुने हुए व्यक्ति शामिल होंगे। तो यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिए। किस प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की संविधान सभा की निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया था? तो फ्रेंड्स, यह प्रस्ताव था अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की मांग को स्वीकार कर लिया कि आप संविधान सभा का निर्माण करिए। उसके पश्चात यही संविधान सभा भारत के लिए संविधान का गठन करेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आने की संभावना है उनको देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1885 में हुई थी। पिछली स्लाइड में मैंने बताया था कि ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एम.एन. राय ने दिया था। फ्रेंड्स, एम.एन. राय वामपंथी आंदोलन के भारत में एक प्रखर नेता थे।
संविधान सभा का मुख्य कार्य था भारत के लिए संविधान का निर्माण करना और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा किया था कि भारत में जो संविधान का निर्माण होगा वह बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के होगा, यानी कि भारत के लोगों के द्वारा चुने गए सदस्य भारत के लिए संविधान का निर्माण करेंगे। और दोस्तों, कांग्रेस की संविधान सभा के गठन की मांग को ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव 1940 में मान लिया था। तो कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग आधिकारिक रूप से 1935 में किया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को 1940 में अगस्त प्रस्ताव के जरिए स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार का क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो फ्रेंड्स, 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन अंग्रेजों के द्वारा भेजा गया था। और दोस्तों, 1942 में क्या चल रहा था? वर्ल्ड वार टू चल रहा था विश्व राजनीति में। उसी समय भारत में कौन सा क्रिप्स मिशन भारत में आया था? अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार का कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? सो फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा गया था 1946 में, जब वर्ल्ड वार 1945 में समाप्त हो गया था। तब उसके पश्चात दोस्तों 1945 में वर्ल्ड वार समाप्त हो गया था, उसके पश्चात भारत में 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? फ्रेंड्स, वर्ल्ड वार 2 के समय ही 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांटने की मांग किया था? तो फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग के द्वारा कैबिनेट मिशन और क्रिप्स मिशन दोनों के सामने भारत के विभाजन की मांग की गई थी। निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मुस्लिम लीग की 2 संविधान सभा की मांग को ठुकरा दिया था? सो फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन के सामने जब मुस्लिम लीग ने 2 संविधान सभा की मांग की, यानी कि 2 संविधान सभा गठित की जाएंगी, उसके पश्चात भारत का 2 स्वायत्त हिस्सों में बंटवारा होगा और दोनों के लिए अलग अलग संविधान का निर्माण किया जाएगा, यह मांग रखी थी किसने? मुस्लिम लीग ने। लेकिन इस मांग को कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 में भारत आया था, इसने इस मांग को अस्वीकार कर दिया था। भारत में संविधान सभा के गठन की मांग को तो स्वीकार कर लिया कैबिनेट मिशन ने, संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे इसको भी स्वीकार कर लिया था कैबिनेट मिशन ने, लेकिन भारत के लिए 2 संविधान सभा होंगी, इस मांग को कैबिनेट मिशन ने अस्वीकार कर दिया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे दोस्तों। फ्रेंड्स, यह जो बीच में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, आगामी प्रतियोगी परीक्षा यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आप नोट कर लीजिए और इनका रिवीजन भी करते रहिए। और फ्रेंड्स, आपको यदि ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। उन्हीं की अध्यक्षता में यह क्रिप्स मिशन भारत आया था। कई बार एग्जाम्स में यह पूछा गया है कि क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो इसको आप याद रखिए। संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाएगा, यह कहा था इस क्रिप्स मिशन ने, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ही भारत में संविधान का निर्माण होगा। 1946 में ब्रिटिश सरकार का कैबिनेट मिशन भारत आया था और कैबिनेट मिशन के सामने भारत के विभाजन की मांग रखी गई, जिसको इस मिशन ने ठुकरा दिया था। और कैबिनेट मिशन की जो सामने जो मुस्लिम लीग ने 2 संविधान सभा की मांग की थी, उसको भी इस कैबिनेट मिशन ने क्या ठुकरा दिया था। तो कैबिनेट मिशन ने भारत में संविधान सभा के गठन और संरचना के लिए स्वीकृति दिया था, ना कि 2 संविधान सभा के निर्माण की या फिर भारत के विभाजन की। दोस्तों, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी आवंटित की गई थी? सो फ्रेंड्स, संविधान सभा में कुल कितने 389 सदस्यों की संख्या आवंटित की गई थी और यह जो स्वीकृति थी वह 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था भारत,
कैबिनेट मिशन ने इसकी स्वीकृति दे दी थी कि संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे? 389। संविधान सभा की कुछ संरचना से संबंधित दोस्तों पॉइंट्स हैं, जैसे कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी, जिसमें से ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य रहेंगे और जो देसी रियासतें थी वहां से 93 प्रतिनिधि रहेंगे। तो कुल मिलाकर के 289 सदस्यों की संविधान सभा का गठन होना था। और जो ये सदस्य थे उनका जो प्रतिनिधित्व था वह प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या में एक सदस्य की संख्या थी, यानी कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या में एक संविधान सभा का सदस्य नियुक्त होना था या फिर चुना जाना था। देसी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे उनका चयन जो रियासत के प्रमुख थे उनके द्वारा किया जाना था, यानी कि जो रियासतें थी वहाँ पर कोई चुनाव नहीं होना था, वहाँ पे जो रियासतों के जो राजा थे उन्हीं के द्वारा इन सदस्यों का चयन होना था। संविधान सभा के संबंध में आप बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों संविधान सभा जिसके कितने 389 सदस्य होने थे और इनका चुनाव होना था। तो दोस्तों इसमें क्या है कि आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामित यह सभा थी संविधान सभा। सो इस तरह से ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब इस प्रश्न में ही मैं आपको बताने वाला हूं कैसे। दोस्तों जो देसी रियासतों के लिए 93 सीट्स कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के लिए दी थी, तो देसी रियासतों के जो सदस्य थे वो क्या थे? वह नियुक्त हुए थे राजाओं के द्वारा, और जो भारत में जो ब्रिटिश प्रांत थे उनसे जो सदस्य आने थे वह चुन करके आने थे। तो इस तरह से यह जो संविधान सभा थी यह दोस्तों आंशिक रूप से चुनी और आंशिक रूप से नामित, यानी यह दोनों प्रकार की सभा थी। अगला प्रश्न है संविधान सभा के चुनाव में किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी? तो फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इस संविधान सभा के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा चुनाव में भाग नहीं लिया था? तो भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी ने इस संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया था। यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और बच्चे इसमें गलती करते हैं। भारत में स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे प्रखर स्वतंत्रता सेनानी थे महात्मा गांधी, लेकिन इन्होंने संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया था और ना ही यह संविधान सभा के सदस्य भी बने थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब संविधान सभा का चुनाव हो गया तो उसके पश्चात इसकी पहली बैठक कब हुई थी? यह भी एग्जाम्स में दोस्तों प्रश्न बहुत ज़्यादा आया हुआ है, तो इसको भी आप याद रखिए, क्योंकि यह भारत के लिए सबसे महान उपलब्धि थी कि भारत में संविधान सभा का गठन हो रहा है और उसके पश्चात चुनाव के पश्चात भारत में संविधान सभा की पहली बैठक हो रही है। सो फ्रेंड्स 9 दिसंबर 1946 को इस संविधान सभा की सबसे पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो फ्रेंड्स डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। और दोस्तों यह क्या था कि संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ नागरिक थे यह, और फ्रांस की पद्धति को देखते हुए भारत में इनको सबसे वरिष्ठता के आधार पर संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन करते हुए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस सभा का पहला अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके पश्चात संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो फ्रेंड्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। उसी में संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला
कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम्स में यह आया हुआ है, यूपीएससी प्री में यह एग्जाम्स आया हुआ है, यह जो प्रश्न है यह आया है यूपीएससी एग्जाम्स में। तो दोस्तों संविधान सभा में एक अध्यक्ष था, 2 उपाध्यक्ष थे। यह कथन सत्य है या असत्य है आपको बताना है। दूसरा कथन है महात्मा गांधी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तीसरा कथन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य थे। सो फ्रेंड्स, इस कथन में 2 कथन सत्य हैं। इसमें कौन से कथन सत्य हैं? इसमें दोस्तों कथन तीसरा सत्य है, और दोस्तों इसमें पहला कथन दोस्तों सत्य है। तो इस तरह से 1 और 3 2 सही हैं। इसमें 2 कथन सही हैं। संविधान सभा में एक अध्यक्ष था, 2 उपाध्यक्ष थे, और महात्मा गांधी संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे, ना ही संविधान सभा के सदस्य थे महात्मा गांधी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहली संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो इस तरह से ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? दोस्तों इसके पहले ही मैंने बताया, संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संविधान सभा की दूसरी बैठक में पेश किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, उस संविधान सभा की दूसरी बैठक में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि इस उद्देश्य प्रस्ताव ने कैसे भारतीय संविधान के संपूर्ण सार का निर्माण किया। इस भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है उसमें उद्देश्य प्रस्ताव का सबसे बड़ा रोल था। दोस्तों संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी चुने गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। दूसरा कथन है मौलिक अधिकार उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तीसरा कथन है उद्देश्य प्रस्ताव फ्रांस की क्रांति पर आधारित है। तो फ्रेंड्स इन कथनों में केवल एक कथन सत्य है। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, उनकी अध्यक्षता में दूसरी संविधान सभा की बैठक में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकृति दे दी थी? तो दोस्तों 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा स्वीकृति मिल गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो दोस्तों भारत में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया था, जिसके साथ भारत को अंग्रेजों के द्वारा स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों। और फ्रेंड्स यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने संविधान सभा की स्थिति में निम्न महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे। क्यों? क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल गई। संविधान सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बना दिया गया। अब यह जो संविधान सभा थी यह एक संप्रभु निकाय है, इसमें अंग्रेजों का अब कोई हस्तक्षेप नहीं रह गया। इस अधिनियम के साथ अधिनियम ने संविधान सभा को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने या बदलने का अधिकार दे दिया। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई तब ब्रिटिश सरकार ने यह बोल दिया कि हमने जितने भी कानून बनाए थे यदि आप उनको बदलना चाहते हो तो आप बदल सकते हो, यदि आप उनको समाप्त करना चाहते हो तो उनको समाप्त करना चाहते हो, क्योंकि अब
आपके देश में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो इस तरह से ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था वह बहुत ही महत्वपूर्ण था। और दोस्तों जैसे ही अंग्रेजों ने यह घोषणा किया तो संविधान सभा थी जिसका पहले मुख्य उद्देश्य था संविधान का निर्माण करना, अब वह दो कार्य करने लगी। पहला विधायिका भी कार्य करने लगी और संविधान का निर्माण का भी कार्य करने लगी। तो दोस्तों पहला इसका कार्य था क्या, संविधान का निर्माण करना। अब संविधान का निर्माण करने के साथ साथ जब अंग्रेजों ने बोल दिया कि आप हमारे कानून को बदल सकते हो, आप कानून को समाप्त कर सकते हो, तो भारत में देश के नागरिकों के लिए यह जो संविधान सभा थी अब देश के लिए कानून निर्माण भी करने लगी और उसको लागू करने भी लगी। क्योंकि भारत में अब जो संविधान सभा थी यह संस्था क्या थी, एक संप्रभु निकाय बन गई थी। एक तरीके से क्या, ये संसद बन गई थी। जैसे भारत में संसद है उसी प्रकार यह संविधान सभा क्या, संसद बन गई थी। अब दोस्तों जब संविधान सभा के दो कार्य हो गए थे, तो जब संविधान सभा की बैठक होती थी संविधान सभा के रूप में, तो इसकी अध्यक्षता कौन करता था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसका क्या मुख्य उद्देश्य था, संविधान का निर्माण करना। लेकिन जब संविधान सभा विधायिका के रूप में बैठती थी तो इसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मौलंकर। और जब विधायिका के रूप में बैठी थी तब उस समय संविधान सभा का क्या कार्य था, विधि का निर्माण करना। किसका निर्माण करना, क्योंकि अब अंग्रेज जा चुके थे और अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया था कि अब आप संप्रभु निकाय हैं और आप संविधान का निर्माण भी करिए और भारत के लिए क्या, विधि का निर्माण भी करिए। तो इसी वजह से संविधान सभा की बैठक अब दो प्रकार से होती थी। पहली की अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिसका मुख्य कार्य था संविधान का निर्माण करना। दूसरी की अध्यक्षता करते थे जीवी मौलंकर और इसका कार्य क्या था, विधि का निर्माण करना, यानी कि नियम कानून बनाना, नियम कानून की तरह नियम कानून बना करके भारत के शासन को संभालना। तो यह अब जो संविधान सभा थी अब संसद का रूप भी धारण कर चुकी थी। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसको संविधान सभा ने दोस्तों 22 जुलाई 1947 को अपना लिया था। कब, 22 जुलाई 1947 को। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण दोस्तों तथ्य देख लीजिए, आगामी प्रतियोगी परीक्षा में आने की संभावना है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को हम तिरंगा कहते हैं। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था और यानी कि इस राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को मान्यता दे दी थी। तिरंगे झंडे में कितनी, 3 आड़ी पट्टियां हैं, आप देखते होंगे। सबसे ऊपर है गहरा केसरिया रंग, इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ है साहस और बलिदान का प्रतीक। मध्य में दोस्तों सफ़ेद रंग है, सत्य और शांति का प्रतीक है। सबसे नीचे दोस्तों हरा रंग है जो विकास और उर्वरता और खुशहाली का प्रतीक है। तो ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की महत्वपूर्ण दोस्तों तथ्य हैं। राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई होती है वह दोस्तों 3:2 के अनुपात में होनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में आपने देखा होगा नीले रंग का एक चक्र है जिसमें कितनी 24 तीलियां हैं। और दोस्तों नीले रंग के जो चक्र है उसको सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। और दोस्तों आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि भारत में बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था, कमेंट में लिख करके बताएं दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न है राष्ट्रगान जनगण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया था। सो फ्रेंड्स 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को यानी जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति मिली थी। राष्ट्रगान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दोस्तों। राष्ट्रीय गान जनगण मनगढ़ है जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। नाम आप याद रखिए। राष्ट्रगान को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत कर लिया था और इसी राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। राष्ट्रगान सर्वप्रथम 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और उसका शीर्षक था भारत भाग्य विधाता। राष्ट्रगान में दोस्तों कुल 13 पंक्तियां हैं और राष्ट्रगान का जो गायन होता है वह 52 सेकंड में पूरा किया जाता है। यह एग्जाम्स में आया हुआ है कि राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों याद रखिए राष्ट्रगान के गायन में कुल 52 सेकंड का समय लगता है।
और दोस्तों कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने इस राष्ट्रगान को संगीतमय धुन प्रदान किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों बांग्लादेश के राष्ट्रगान की भी रचना किया है, जिसका जो राष्ट्रगान है क्या, अमार सोनार बांग्ला। दोस्तों 15 नवंबर 2010 को भारत के दूरसंचार विभाग ने एक विज्ञप्ति जारी किया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि राष्ट्रगान को कॉलर ट्यून नहीं बनाया जाएगा। दोस्तों जो राष्ट्रगान है उसकी रचना किया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। इनको 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह भी आप याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया था? तो हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वह है दोस्तों वंदे मातरम, और इसको संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत कर लिया था। उसी प्रकार दोस्तों हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन। अगला प्रश्न है, 24 जनवरी 1950 को निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? तो फ्रेंड्स भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला कुछ दोस्तों वंदे मातरम से संबंधित, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लीजिए, एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत की रचना किस भाषा में किया था? बंगाली भाषा में। वर्तमान में इसको दोस्तों संस्कृत भाषा में पढ़ा जाता है। राष्ट्रीय गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1874 में की गई थी। वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपना लिया था। और यह जो वंदे मातरम का जो राष्ट्रीय गीत है, यह बंकिम चंद्र चटर्जी के महत्वपूर्ण उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसको आप याद रखिएगा, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है। वंदे मातरम को दोस्तों संस्कृत भाषा में गाया जाता है, और राष्ट्रीय गीत की जो धुन है वह पन्नालाल घोष ने तैयार किया था। राष्ट्रीय गीत को कुल 1 मिनट 5 सेकंड में गाया जाता है। दोस्तों कमेंट में लिख करके बताएं भारत के राष्ट्रगान का गायन समय कितना है? कमेंट में लिख करके बताएं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सर्वप्रथम 1947 में फांसी के फंदे पर झूलते हुए वंदे मातरम गाना गाने वाले थे अशफाक उल्लाह खान। अगला दोस्तों भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उनको देख लीजिए, एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ जो कि सारनाथ से लिया गया है, राष्ट्रीय पक्षी है मयूर यानी पीकॉक, राष्ट्रभाषा है हिंदी, राष्ट्रीय फूल है कमल लोटस, राष्ट्रीय जो वृक्ष है वह है बरगद, राष्ट्रीय पशु है बाघ, और राष्ट्रीय नदी है गंगा। तो यह हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में यह भी कई बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद रखिए। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का जो संविधान है वह कितने दिन में बनकर के तैयार हुआ था? सो फ्रेंड्स भारत का जो संविधान है वह 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर के तैयार हुआ। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने रुपए लगे थे, कितना खर्चा आया था? तो फ्रेंड्स लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था भारतीय संविधान के निर्माण में। संविधान के निर्माण में दोस्तों कितने देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान के जो निर्माण था वह विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों को छानने के बाद किया गया है, और लगभग विश्व के 60 देशों के संविधानों को छाना गया था, तब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? सो फ्रेंड्स भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। यह डेट आप याद रखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और भारत के नागरिक, भारत के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारा जो देश की कानून किताब है जिसको संविधान कहते हैं, उसको भारत में कब अंगीकृत किया गया था या कब शुरू किया गया था? दोस्तों भारतीय संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब दोस्तों वापस आ जाते हैं संविधान सभा में। संविधान सभा में एक संघ समिति थी, उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य कार्य था संविधान का निर्माण करना? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका संविधान के निर्माण से ताल्लुक है, तो यह प्रश्न में आने की ज़्यादा संभावना है और कई बार यह प्रश्न आया भी है।
है। तो दोस्तों प्रारूप समिति का मुख्य कार्य था संविधान का निर्माण करना, जो कि संविधान सभा की महत्वपूर्ण समिति थी दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति जिसका मुख्य उद्देश्य था संविधान का निर्माण करना, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको संविधान का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में संविधान निर्माण के लिए जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कुछ महत्वपूर्ण समितियां दोस्तों, उनके सदस्य, उनमें से महत्वपूर्ण समिति है प्रारूप समिति, जिसका मुख्य कार्य था संविधान का निर्माण करना, और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। इस प्रारूप समिति का मुख्य कार्य क्या था? संविधान का निर्माण करना, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। और दोस्तों इसके जो सदस्य थे वह थे सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि क्या थे? इसके अध्यक्ष थे दोस्तों। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके अलावा यह जो सदस्य हैं इसमें 6 अन्य सदस्य थे, इनके भी नाम याद रखिए, एग्जाम्स में यह पूछे जा सकते हैं। और इसका अध्यक्ष का नाम तो आप रट ही लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड्स सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। भारत में एकता के प्रतीक यूनिफाई किया था इन्होंने भारत को, भारत की विभिन्न रियासतों को इन्होंने भारत में विलय कराया था, इसीलिए इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। और यह भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। कुछ महत्वपूर्ण समितियां दोस्तों और उनके संबंधित अध्यक्ष। संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी चुने गए थे। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारत के पहले कानून मंत्री भी बने थे। संघ संविधान समिति दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी बने थे और यह भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के अंगीकरण के समय उसमें क्या क्या शामिल था? तो दोस्तों जब भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को जब अंगीकृत किया गया तो उस संविधान में प्रस्तावना थी, 395 लगभग अनुच्छेद थे और लगभग 8 अनुसूचियां थी। तो यह तीनों ही उस समय संविधान में शामिल थे। अगला प्रश्न है, मूलतः संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों इसके पहले वाले प्रश्न में बताया, जब संविधान को अंगीकृत किया गया उस समय संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, वहीं वर्तमान में देखा जाए तो कुल 12 अनुसूचियां हो गई हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सत्य कथन है दोस्तों। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यह भी दोस्तों सत्य कथन है। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, यह भी कथन सत्य है। तो दोस्तों यह तीनों ही कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए दोस्तों, एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए बीच बीच में मैं सभी प्रश्नों का विश्लेषण करता हूं और महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूं, इनको आप नोट कर लीजिए और इनको आप रिपीट करेंगे तो भारतीय संविधान और इंडियन पॉलिटी से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे यूपीएससी प्री और यूपीपीसीएस प्री में, आप एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आने वाले हैं, आप सभी प्रश्न हल कर लेंगे। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में जब अपनाया गया था तो उस समय 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 7 में प्रस्तावना थी। निर्माण का जो समय था वह 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे, यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ। निर्माण लागत लगभग 64 लाख रुपए। बाहरी स्रोत लगभग 60 देशों के संविधान को छाना गया था। भारत के संविधान का पिता किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्यों? क्योंकि जो भारतीय संविधान की निर्माण के लिए समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आधुनिक मनु भी इनको कहा
जाता है क्योंकि भारत का जो संविधान है वह भारत के संपूर्ण देश के लिए कानून की किताब है और इसीलिए उसके जो निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको आधुनिक मनु कहा जाता है। भारत के पहले विधि मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिए। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, भारत का जो संविधान है वह 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, इसीलिए 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। संविधान सभा का प्रतीक किसको कहते हैं? हाथी को। संविधान सभा का सचिव कौन था? एएन अयंगर। संविधान सभा का मुख्य प्रारूप कौन था? एलएन मुखर्जी। संविधान सभा के प्रमुख सुलेखक जिसने संविधान को लिखा है वह थे प्रेम बिहारी नारायण। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाह कौन था? सर बीएन राव। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट करते जाइए क्योंकि इन्हीं से एग्जाम्स में प्रश्न बनने वाला है।